Hello everyone. I welcome you all to another amazing revision lecture for your upcoming CA Foundation exams. मैं सीए विवेक मालू आप सबका बेटा बहुत बहुत स्वागत करता हूं यहां पे। सबसे पहले आपको दिल से थैंक यू बेटा, आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को, प्रीवियस रिवीजन वीडियोस को बहुत ही पसंद किया, बहुत ही लाइक किया। थैंक यू सो मच। आई एम श्योर आप ये वाले वीडियो को भी बेटा बहुत पसंद करेंगे। और अगर आपको बेटा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ठीक है। आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स बेटा हमें बहुत मोटिवेट करते हैं कि हम आगे से आगे आपके लिए और अच्छे से अच्छा कंटेंट, अच्छे से अच्छे सेशंस जो है लेकर आ सके, ठीक है। आज के अपने सेशन को मैं इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। आज मैं आपको सीए फाउंडेशन के अकाउंट्स का बेटा सेल ऑफ गुड्स ऑन रिटर्न और अप्रूवल बेसिस का कंसेप्ट जो है वो रिवाइज करवाने वाला हूं। कंसेप्ट बहुत इजी है मैं जानता हूं, लेकिन ये कंसेप्ट बेटा आपके एग्जाम्स में 5 मार्क के आसपास का वेटेज रखता है और पिछले कई सारे एग्जाम्स में ये आया है, तो हमारे एग्जाम के लिए भी ये इतना ही इक्वली रेलिवेंट बन जाता है। जो लोग पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं उन्हें मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मैं हूं सीए विवेक मालू बेटा, एक स्पेशलिस्ट अकाउंटिंग का और मैथमेटिक्स का, और पिछले कई साल से आप जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट के एस्पिरेंट्स को पढ़ा रहा हूं। जो लोग वीडियो ये फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, रिवीजन सेशंस फर्स्ट टाइम अगर अटेंड कर रहे हैं मेरा, मैं उनके लिए एक डिस्क्लेमर बेटा हमेशा दे देता हूं कि ये सेशंस उन बच्चों के ऊपर फोकस्ड होता है जिन्होंने ये चैप्टर पहले कभी ना कभी जरूर पढ़ा है। अगर आप फर्स्ट टाइम ये वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो बेटा मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप रिवीजन लेक्चर ना देखें, आप हमारे फुल जो लेक्चर्स हैं उसे जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा अब जो है हम लोग बगैर किसी टाइम वेस्ट किए बेटा सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस और रिटर्न बेसिस जो है स्टार्ट करते हैं। बेटा हमेशा के हमारे रिवीजन लेक्चर्स का एक हाईलाइट होता है कि हम लास्ट में एक माइंड मैप आपके साथ शेयर करते हैं जिसमें पूरे चैप्टर का समरी आ जाता है एक सिंगल स्लाइड में, और ये सारे आपको नोट्स में मिल जाएंगे बेटा। नोट्स भी आपको इस यूट्यूब के इस वीडियो के लिंक के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जरूर डिस्क्रिप्शन में जाइए और आप लिंक से वो नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, वो माइंड मैप डाउनलोड कर सकते हैं। सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, सेल ऑन रिटर्न बेसिस, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, ऐसे कई सारे नामों से जाना जाने वाला ये कंसेप्ट है क्या? इस कंसेप्ट में जो मर्चेंट होता है, जो गुड्स में डील करता है, वो अपने गुड्स रिटर्न बेसिस पे या अप्रूवल बेसिस पे सामने वाले को दे देता है, कस्टमर को देता है, ठीक है। वो अपने कस्टमर को कस्टमर को गुड्स जब देता है तो उन्हें एक ऑप्शन देता है कि वो चाहे तो वो गुड्स को रख सकते हैं, खरीद सकते हैं, और अगर उन्हें ये गुड्स पसंद नहीं आते हैं तो गुड्स को रिटर्न कर सकते हैं। उन्हें एक भी रुपया देने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन उसके लिए उन्हें एक स्पेसिफाइड पीरियड अलॉटेड होता है। उसी पीरियड में उन्हें ये डिसीजन लेना पड़ता है कि उन्हें ये रखना है या नहीं रखना है। अगर पीरियड खत्म हो गया और उन्होंने ये अगर कॉल नहीं लिया कि उन्होंने एक्सेप्ट किया या रिजेक्ट, तो हम ये हमेशा एक मर्चेंट हमेशा अज्यूम करेगा कि कस्टमर ने इसे अप्रूव कर लिया है। जब गुड्स अप्रूवल बेसिस पे भेजे जाते हैं, रिटर्न बेसिस पे भेजे जाते हैं बेटा, तो सेल एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है, सिर्फ पोजीशन ट्रांसफर होता है, क्योंकि ओनरशिप तो उस पॉइंट पर ट्रांसफर होगी जब सामने वाला कस्टमर अपना अप्रूवल दे दे, अपना कंसेंट दे दे, ठीक है। नेक्स्ट, अब सेल ऑफ गुड्स एक्ट इसके बारे में क्या बात करता है, मैं एक बार सेल ऑफ गुड्स के बारे में बता देता हूं। देखिए, सेल ऑफ गुड्स एक्ट ये बोलता है कि सेल्स तब ट्रीट होता है, सेल्स तब माना जाता है जब ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो। और ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप कब मानी जाएगी? जब या तो अपना कस्टमर उसके लिए हाँ कर दे, अप्रूवल दे दे, या अगर हम लोगों ने बेटा उसे एक स्पेसिफाइड पीरियड दिया था 10 दिन 15 दिन, तो 15 दिन अगर एलैप्स हो गए हैं और उसने अभी तक यस नो नहीं कहा है, तो हम अज्यूम करेंगे कि उस कस्टमर ने वो गुड्स खरीद लिए हैं बेटा, ठीक है। इसके अलावा कस्टमर अगर कोई ऐसा काम करे जिससे ये प्रूव हो जाता है कि उसने यस कह दिया है, तो भी चलेगा। जैसे अगर हमने कस्टमर को गुड्स अप्रूवल पे दिए थे और उसने वो गुड्स आगे बेच दिए, या उसने वो गुड्स के ऊपर लोन उठा लिया, तो इसका मतलब साफ है कि वो कस्टमर ने हमारे गुड्स एक्सेप्ट कर लिए हैं, ठीक है। ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट की कुछ कंडीशंस हैं। खैर हमारे लिए वो उतना रेलिवेंट नहीं है अकाउंटिंग के नजर से। अकाउंटिंग के नजर से आपके लिए जो चीज रेलिवेंट है बेटा वो ये वाली है कि इसका अकाउंटिंग कैसे होगा। तो अकाउंटिंग के लिए आपको इस चैप्टर को, इस सेल और रिटर्न बेसिस को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। पहली कैटेगरी है अगर सेल और रिटर्न बहुत ही कैजुअली किया जा रहा है, बहुत थोड़े से ट्रांजैक्शन है, आप ऐसा समझ सकते हैं कि महीने में एक आध बार कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो फिर आप कह सकते हैं कि आप ये वाली अप्रोच में जाएंगे।
अगर ट्रांजैक्शंस बहुत फ्रीक्वेंटली हो रहे हैं, न्यूमरस ट्रांजैक्शंस नहीं है लेकिन, ठीक है, फ्रीक्वेंटली हो रहे हैं लेकिन न्यूमरस नहीं है, तो आप सेकंड कैटेगरी में आएंगे। अगर ट्रांजैक्शंस बहुत फ्रीक्वेंटली हो रहे हैं और ट्रांजैक्शंस न्यूमरस भी है, तो फिर आप थर्ड कैटेगरी में बेटा आने वाले हैं, ठीक है। सो मैं एक एक करके तीनों को डिस्कस करूंगा। जब ट्रांजैक्शंस कैजुअली किए जा रहे हैं या ट्रांजैक्शंस बहुत थोड़े से हैं, तो आप उसे ऑर्डिनरी सेल्स के जैसा ट्रीट करोगे, और आपके एग्जाम्स में सबसे ज्यादा आने वाले क्वेश्चंस इसी कैटेगरी के होते हैं। दूसरा है, जब ट्रांजैक्शंस फ्रीक्वेंटली तो हो रहे हैं लेकिन न्यूमरस ट्रांजैक्शंस नहीं है, लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस है, तो आप सेल और रिटर्न जर्नल बना लेते हैं बेटा उसके लिए, ठीक है। आप सेल और रिटर्न जर्नल बना लेते हैं जिसमें कुछ कॉलम्स होते हैं, ये मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा इसके बारे में। नेक्स्ट, जब ट्रांजैक्शंस बहुत ही फ्रीक्वेंटली और न्यूमरस होते हैं, तो फिर उस केस में आप दो दो चीजें एक्स्ट्रा बनाते हैं, एक है सेल और रिटर्न डे बुक और एक है सेल और रिटर्न लेजर। ये दोनों भी मेमोरेंडम बुक्स होती है। अब ये मेमोरेंडम बुक्स एग्जैक्टली क्या होती है वो हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं। पहली कैटेगरी की बात करते हैं, जब ट्रांजैक्शंस बहुत थोड़े होते हैं, गुड्स कैजुअली अगर भेजे जाते हैं, तो फिर आपको क्या करना है बेटा, तो आपको ट्रांजैक्शन को ऑर्डिनरी सेल्स के जैसा ट्रीट करना होगा। मतलब हम लोग ऐसा मान लेंगे कि हमने कस्टमर को गुड्स बेच दिया है, लेकिन याद रखना बेटा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट कहता है अभी तक ओनरशिप पास नहीं हुई है, ठीक है। सो व्हेन गुड्स आर सेंट कैजुअली, तो हम लोग क्या करेंगे, जब गुड्स डिस्पैच किए जा रहे हैं उसी टाइम पे समझ लेते हैं कि हमने माल बेच दिया है। ये प्रैक्टिकल रियलिटी तो नहीं है, बराबर है, लेकिन हम लोग एंट्री जरूर पास कर देते हैं कि डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है। याद किसको रहेगा, तो अपन क्या कर देते हैं बेटा, बेच देते हैं, ऐसा ही दिखा देते हैं, ठीक है। अगर सामने वाले ने पसंद नहीं किया तो रिटर्न कर लो ना। अगर सामने वाले ने बेटा समय के बीच में वापस दे दिया माल, उसको नहीं पसंद आया, तो अपन रिवर्सल कर लेंगे बेटा सेल्स का, तो हम सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट या सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स की एंट्री जो है पास कर लेंगे। ऑब्वियसली ये दोनों भी एंट्री सेलिंग प्राइस पे ही होती है, क्योंकि हमने गुड्स सामने वाले को दिए और हमने ये ट्रीट किया है कि हमने माल बेच दिया है, ठीक है। नो डाउट बेटा, अभी तक ओनरशिप पास नहीं हुई है, लेकिन हम हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में ऐसा ट्रीट कर रहे हैं कि हमने माल बेच दिया है। अगर उसके बाद में मान लो थोड़े दिन बाद कस्टमर हमें फोन करके बताता है कि उसने गुड्स अगर पसंद कर लिए हैं, एक्सेप्ट कर लिए हैं, तो बेटा हम उसकी कोई भी सेपरेट एंट्री पास नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, उसने तो गुड्स एक्सेप्ट किए थे बेटा। हम लोग इसलिए सेपरेट एंट्री पास नहीं करते क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी जिस दिन डिस्पैच किए थे, जिस दिन गुड्स उसे दिए थे, उसी दिन हम समझ लिए थे कि हमने सेल कर दिया है, ठीक है। तो इसलिए वापस से एक और बार सेल्स नहीं दिखाते, नहीं तो डबल डबल हो जाएगा, ठीक है। तो आप जिस दिन डिस्पैच कर रहे हो उस दिन सेल्स दिखा रहे हो, जिस दिन रिटर्न आ रहा है तो रिवर्सल दिखा रहे हो, वापस एक्सेप्ट अगर वो कर रहा है तो बेटा उसका कोई एंट्री नहीं होता, ठीक है। मान लीजिए ईयर एंड तक आपको यह भी नहीं बताया कस्टमर ने कि उसे गुड्स पसंद है या नहीं, और उसने अभी तक बेटा मतलब उसने ना यस कहा है ना नो कहा है, लेकिन गुड्स उसके पोजीशन में है और अभी तक एक सफिशिएंट टाइम पास नहीं हुआ है। जैसे आपने 10 दिन का टाइम दिया था, ठीक है, लेकिन अभी 4-5 दिन ही हुए हैं, अभी तक पूरा टाइम भी पास नहीं हुआ है, उसके पास ऑप्शन है। तो फिर ऐसे केस में क्या करना होगा, भाई हमने तो जब गुड्स दिए थे तो सेल्स दिखा दिया था, तो आपको ईयर एंड पे दो एंट्रीज एक साथ करनी पड़ती हैं। वो दो एंट्रीज कौन सी है, सबसे पहले आपको सेल्स का रिवर्सल करना होगा। क्या करना होगा, सेल्स का रिवर्सल। ऐसा क्यों किया जाता है बेटा, सेल्स का रिवर्सल इसलिए करना होता है क्योंकि सेल ऑफ गुड्स एक्ट कहता है जब तक सामने वाला हाँ नहीं बोल रहा है आप सेल्स कैसे दिखा सकते हो, लेकिन हमने तो जब गुड्स दिए थे तो सेल दिखा दिया था उसको, तो हम लोग इस एंट्री से उसे रिवर्स कर लेते हैं। सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स या ट्रेड रिसीवेबल्स, सेलिंग प्राइस पे ये एंट्री होती है। और ऑब्वियसली बात है अगर सेल नहीं हुआ है तो गुड्स के मालिक तो हम ही हैं, तो ये गुड्स 31 मार्च को हमारी ही बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा एज अ क्लोजिंग स्टॉक। तो हम लोग यहाँ पे एंट्री पास करते हैं, स्टॉक विद कस्टमर्स ऑन अप्रूवल बेसिस अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट या टू परचेजेस भी आप कर सकते हैं। इस एंट्री को ऑब्वियसली बात है हमारा AS2 का जो रूल है, कॉस्ट और NRV विचएवर इज लोअर, हम वो रूल लगा के इसे वैल्यूएशन करते हैं, ठीक है। तो इसके पहले की सारी एंट्री सेलिंग प्राइस पे होती है, लेकिन ये वाली जो एंट्री होती है ये कॉस्ट और NRV विचएवर इज लोअर पे किया जाता है, ठीक है। सो ये बात ध्यान में रखिएगा। सो अभी तक हम लोगों ने कौन कौन सी एंट्रीज देखी बेटा, जब गुड्स डिस्पैच होते हैं तो एंट्री होती है डेटर्स टू सेल्स, गुड्स रिटर्न आ गए तो हम लोग रिवर्सल कर लेते हैं सेल्स रिटर्न टू डेटर्स। अगर गुड्स एक्सेप्ट हो गए तो कोई एंट्री नहीं। अगर गुड्स ईयर एंड तक ना यस हुए ना नो हुए, बेटा उसका अप्रूवल अगर अभी तक पेंडिंग है और सामने वाले के पास अभी भी ऑप्शन है, एक टाइम पास नहीं हुआ है,
ठीक है, तो फिर आप सेल्स का रिवर्सल करेंगे और ईयर एंड पे उसे अपना स्टॉक दिखाओगे। इसके पहले की सारी एंट्री सेलिंग प्राइस पे हुई है, ये एंट्री कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पे होती है। अब मान लो ईयर एंड तक उसने यस नो तो नहीं कहा, तो हमने गुड्स का रिवर्सल मतलब सेल्स का रिवर्सल भी कर दिया और स्टॉक को हमारा भी दिखा दिया। अब उसने अप्रैल महीने के 2-4 दिन में बेटा उसने अप्रूव कर दिया, तो क्या अब हम सेल्स की एंट्री पास करेंगे? यस। अब अपने को करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि 31 मार्च को तो हम सेल्स रिवर्स कर चुके थे। अब अगर वो अप्रूव करता है तो हमें फिर से सेल्स रिकॉर्ड करना पड़ेगा। एंट्री बनेगा डेटर्स टू सेल्स एट द सेलिंग प्राइस। मान लीजिए अगर वो पोस्ट 31 मार्च अगर गुड्स रिटर्न कर देता है, रिजेक्ट कर देता है, तो उसकी वापस कोई एंट्री पास करने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एनी विच वेज हमने 31 मार्च को सेल्स पहले ही रिवर्स किया हुआ है, यानी सेल्स दिखाया हुआ ही नहीं है। तो फिर ऑब्वियस सी बात है, आप रिटर्न अगर गुड्स आ रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, वापस आपको एंट्री पास करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, सो आई होप यू हैव ऑल अंडरस्टूड कि व्हाट एग्जैक्टली इज टू बी डन। अब इसको समझाने के लिए बेटा मैंने एक क्वेश्चन भी यहां पे रखा हुआ है। ठीक है, अमित runs an online store where goods are casually sold on sell or approval basis. The following is the information provided. 10th Feb, sell of goods on approval basis 25% of cost, 1,20,000 उसकी कॉस्ट है। 20th Feb, goods रिटर्न बाय कस्टमर्स 80,000। 15 मार्च को कुछ अप्रूवल भी हमको मिले। 31 मार्च को कुछ गुड्स बाकी है जिसका अभी तक अप्रूवल नहीं आया है। All the above goods are sold ordinarily in the course of online business. Considering he closes his books on 31st March 2020, you are required to pass the entries in the books of Amit to record the above transactions. Note, additionally, it has been provided that on 15th April 2020, the customers have rejected the goods for which approval has been pending on 31st March and deal with the same accordingly. आपको 31 मार्च तक इन सब की एंट्रीज करनी है, और उसके बाद ये भी कहा है कि 31 मार्च के बाद कस्टमर्स ने गुड्स को रिजेक्ट कर दिया है, तो आपको उसकी भी एंट्रीज जो है बेटा वो भी करनी है। तो चलो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है ये। जर्नल एंट्रीज आपको पास करनी है। हमारी पहली टेक्निक से आपको ये करना है, क्योंकि क्लियरली बोला है कि ऑल द गुड्स आर सोल्ड ऑर्डिनरली, और हम लोग जो है यहां पे गुड्स कैजुअली बेचते हैं। तो कैजुअली जब बेचा जाता है तो जब आप माल दिए उसी टाइम पे सेल्स ट्रीट कर लिया जाता है। ठीक है, सो दिस वाज द फर्स्ट टेक्निक। तो चलिए, देर किस बात की है, पहली डेट है 10 फरवरी 2020 इन द बुक्स ऑफ अमित जर्नल एंट्रीज, डेट 10th Feb 2020। तो 10th Feb 2020। ठीक है, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस हम ये दिखाएंगे बेटा कि हमारे कस्टमर्स ने गुड्स, हमने कस्टमर्स को गुड्स जो है वो बेच दिए। एंट्री बनेगी ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ओके, ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और ये एंट्री कितने पे होगी? ऑब्वियस बात है 1,20,000 प्लस 25%, तो 1,20,000 इंटू 125%। सो बेसिकली ये 1.5 लाख पे बेटा ये वाली एंट्री जो है होने वाली है। हम लोग यहाँ पे नरेशन लिखेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग goods you can say sent on approval basis treated as sales। ठीक है, तो ये हमारे पहले इसका नरेशन हो गया। नरेशन आप अपने वर्ड्स में ड्राफ्ट कर सकते हैं, नरेशन ऐसे भी कोई बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है। ठीक है, चलिए 20 फरवरी को क्या हुआ, उसने कुछ गुड्स रिटर्न कर दिए, ठीक है, आई होप आप लोगों ने ये चीज पे ध्यान दिया बेटा। मैंने यहाँ पे कॉस्ट प्राइस पे एंट्री नहीं की है, मैंने कॉस्ट प्राइस में मार्जिन ऐड करके बेटा एंट्री की है। ठीक है, तो चलिए, अब देर किस बात की है, 20 फरवरी को गुड्स रिटर्न आ गए। सो 20 फरवरी 2020 रिटर्न आ चुके हैं बेटा। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, आप सेल्स अकाउंट डेबिट भी कर सकते हैं, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट भी कर सकते हैं, दोनों भी एक्सेप्टेबल हैं। टू ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट, कितना माल वापस आया बेटा? 80,000 रुपए का, है ना, 80,000 का माल वापस आया है। ठीक है, बीइंग गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल रिटर्न्ड बैक। ओके, सो ये बेटा उसकी एंट्री हो गई। नेक्स्ट, इसके बाद 15 मार्च को हमें कुछ कस्टमर्स ने अप्रूवल भेजा है 40,000।
ठीक है, हमें कुछ कस्टमर्स ने बेटा अप्रूवल भेजा है 40,000 का। बेटा क्या हम अप्रूवल का एंट्री पास करेंगे? आंसर है नहीं। क्यों नहीं पास करेंगे? क्योंकि जब हमने भेजा था उसी टाइम पे सेल्स दिखा दिया था। तो जब वापस वो सामने वाला अप्रूवल भेजता है तो हमें डबल वापस एक और बार सेल्स रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। तो मैं सिर्फ यहां पे लिख के रख लेता हूं आपके रेफरेंस के लिए, 15 मार्च 2020, नो एंट्री इज टू बी रिकॉर्डेड, no entry is to be recorded for approvals received, no entry is to be recorded for approvals received since they have already been treated as sales, ठीक है। सो ये आप नरेशन बेटा यहां पे ले लेंगे, है ना। वैसे तो ये लिखने का कोई जरूरत नहीं होता है, आप चाहें तो आप ऐसा भी कर सकते हैं बेटा कि इसे हम लोग कहां पे लिख लें, मतलब पूरे क्वेश्चन के नीचे नोट्स में भी हम लोग लिख सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए आगे, यस इसके बाद है 31 मार्च। अब 31 मार्च को बेटा कुछ गुड्स थे जिसका अभी तक अप्रूवल नहीं मिला था, ठीक है। याद रखना ईयर एंड पे हमेशा 2 एंट्रीज पास होती है, ठीक है। ईयर एंड पे 2 एंट्रीज पास होती है। आप देख सकते हैं पहली एंट्री हमने सेलिंग प्राइस पे की है, दूसरी एंट्री भी सेलिंग प्राइस पे की हुई है। ईयर एंड पे एंट्रीज जो होती है ना वो सबसे स्पेशल होती है बेटा। ईयर एंड पे जो एंट्रीज होती है वो सबसे स्पेशल होती है। सबसे पहले हमें जिन गुड्स का अभी तक अप्रूवल नहीं आया है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट कहता है कि आप उसे सेल्स नहीं दिखा सकते, तो हम इसे रिवर्स करेंगे बेटा, सेल्स अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट, या आप सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट भी दिखा सकते हैं, मतलब एक ही बेटा उससे, टू ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट। और ये अमाउंट पहले सेलिंग प्राइस पे होगी, ये हमेशा सेलिंग प्राइस पे होती है। बीइंग रिवर्सल ऑफ सेल्स फॉर विच no approval has been received till date, ओके। सो ये हम लोगों ने इसका रिवर्सल किया और ये एंट्री हमारी किस पर आ गई बेटा, ये वाली एंट्री सेलिंग प्राइस पे आई। और 31 मार्च को एक और एंट्री पास की जाती है, और वो एंट्री किस चीज की है, तो बेटा 31 मार्च को हम लोग क्या करते हैं, उससे अपना स्टॉक दिखाते हैं। वो उसके मालिक तो हम ही हैं, तो उसका स्टॉक हमें दिखाना पड़ेगा बेटा। मालिक हम कैसे हुए, ऑब्वियस सी बात है, सामने वाले कस्टमर्स अगर हाँ नहीं बोलेंगे, सेल्स भी नहीं होगा, तो गुड्स के मालिक तो हम ही गिने जाएंगे। सो इस केस में एंट्री बनेगी बेटा, इन्वेंट्री विद कस्टमर्स ऑन अप्रूवल बेसिस अकाउंट डेबिट, इन्वेंट्री विद कस्टमर्स ऑन अप्रूवल बेसिस अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। और ये एंट्री हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होती है। मैं इसका वर्किंग आपको यहां पे बता दूंगा बेटा, इसका कॉस्ट कितना होता है। ऑब्वियस सी बात है, आपको 25% ऑफ कॉस्ट बोला गया है। इन्वेंट्रीज के चैप्टर में हमेशा ये चीज सिखाई जाती है, कंसाइनमेंट में भी बताया जाता है, बैलेंस शीट के प्रॉब्लम्स में भी बताया जाता है कि आपको मार्जिन्स चेंज करने पड़ते हैं, कन्वर्ट करने पड़ते हैं। 25% ऑफ कॉस्ट यानी 20% ऑफ सेल्स होता है, ठीक है। सो हम लोग इसका 20% बेटा 30,000 का 20% वो रिमूव कर लेंगे। सो 30,000 का 20% अगर प्रॉफिट है तो बेटा 80% उसका कॉस्ट हुआ, यानी 24,000 रुपए की कॉस्ट हुई, ठीक है। मैं इसका वर्किंग एक और बार आपको समझा दूंगा, एक बार मैं यहां नरेशन कंप्लीट कर लेता हूं। बीइंग इन्वेंट्री विद कस्टमर्स recognized at lower of कॉस्ट और एनआरवी। एक चीज आप नोट करिए बेटा, उसका मार्केट प्राइस 30,000 है और कॉस्ट उसकी सिर्फ 24 है, तो हम लोग उसे 24 पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। 24 मैंने कैसे डिराइव किया, एक बार बेटा मैं इसका वर्किंग आपको जरूर समझा दूं। यहां पे वर्किंग इसका बता देता हूं आपको। देखिए 30,000 रुपए उसका सेलिंग प्राइस था, ठीक है ना। सेलिंग प्राइस कितना था उसका, सेलिंग प्राइस वॉज 30,000, ठीक है। उसके अंदर प्रॉफिट कितना है बेटा, प्रॉफिट आता है उसका, अभी आप देख सकते हैं कॉस्ट पे 25%, यानी सेलिंग प्राइस पे 20%,
ठीक है ना बेटा, 20% सेलिंग प्राइस पे, तो इसका 20% प्रॉफिट मार्जिन है, यानी 6,000 रुपए। ऑब्वियस बात है उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, ऑब्वियस बात है आप 30 में से 6 कम कर लीजिए तो बेटा 24,000 उसकी कॉस्ट हो जाएगी। तो कॉस्ट सेलिंग प्राइस से कम है तो हम लोग कॉस्ट पे उसे रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, आप ऐसी वर्किंग नोट बना सकते हैं वहां पे। नेक्स्ट, अब उसके बाद आपको यह भी बोला है कि नेक्स्ट ईयर में क्या हुआ। एडिशनली इट हैज बीन प्रोवाइडेड दैट ऑन 15th April 2020 द कस्टमर्स have rejected the goods for which approval has been pending and deal with the same accordingly। नाउ एक चीज मैं आपको यहां पे समझाना चाहूंगा बेटा, देखिए जब जिस साल आपने गुड्स बेचे थे उस साल गुड्स जब आपने दिए तो सेल्स ट्रीट किया, रिजेक्शन हुआ तो रिवर्सल किया, अप्रूवल आया तो एंट्री करने की जरूरत नहीं पड़ी। नेक्स्ट ईयर में इसका उल्टा होता है, अप्रूवल आया तो एंट्री करनी पड़ेगी, रिजेक्शन हुआ नेक्स्ट ईयर में तो एंट्री करने की जरूरत नहीं है। तो सिमिलरली आपको नेक्स्ट ईयर में बोला हुआ बेटा 15 अप्रैल 2020 को रिजेक्शन हुआ है, तो आप क्लियरली यहां लिखेंगे नो एंट्री इज रिक्वायर्ड टू बी पास्ड since we have already reversed the sales as on 31st March, है ना। तो हमने 31st मार्च तक बेटा ऑलरेडी सेल्स जो है रिवर्स कर लिए हैं, तो फिर अब वापस रिजेक्शन हो रहा है तो फिर से रिवर्स करने की जरूरत नहीं होती। तो ये आपको लिखना है, याद रखना करंट ईयर में जब अपन ने गुड्स भेजे थे अप्रूवल पे तो अप्रूवल आ रहा है तो एंट्री की जरूरत नहीं है, रिजेक्शन का रिवर्सल करना पड़ता है। नेक्स्ट ईयर में बिल्कुल उल्टा है, अगर नेक्स्ट ईयर में अप्रूवल आता है तो एंट्री पास करनी पड़ती है, रिजेक्शन होता है तो बेटा एंट्री पास करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। अब आप क्या कर सकते हैं बेटा, आप अपने जर्नल्स का टोटल करेंगे। यहाँ पे जर्नल्स का टोटल करना बेटा कंपलसरी होता है, ध्यान में रखिए जर्नल्स हमेशा टोटलिंग की जाती है। तो ये मेरा डेबिट और क्रेडिट मैंने दोनों का टोटल कर लिया जो 2,84,000 आ रहा है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो बहुत ही इजी सा था बेटा। फर्स्ट टेक्निक का क्वेश्चन था, जब गुड्स कैजुअली भेजे जाते हैं तो हम लोग उसे ट्रीट कर लेते हैं कि हमने माल बेच दिया। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टेक्निक। बेटा बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टेक्निक मैं आपको इसमें एक और तरीके का एडजस्टमेंट जो आता है उसके बारे में बता देता हूं। कभी कभी कोई क्वेश्चन ये बोलता है आपको कि जिस भाव पर जिस अमाउंट पे गुड्स भेजे गए थे और जिस अमाउंट पे गुड्स एक्सेप्ट हो रहे हैं उसमें भी डिफरेंस है। मतलब हमने भेजा था अगर मान लीजिए 100 रुपए में, लेकिन सामने वाला कस्टमर बोलता है नहीं भाई हम 90 में ही एक्सेप्ट करेंगे, तो अपन बोलते हैं ठीक है चलो आपकी, है ना, आप बोल रहे हैं 90 तो 90, तो अपन ने 100 रुपए का सेल दिखाया था, सामने वाला 90 पे ही एक्सेप्ट कर रहा है, तो अपने को 10 रुपए का रिवर्सल करना पड़ेगा। सो अंडरस्टैंड कुछ क्वेश्चंस में ऐसा भी होता है कि हमने जिस भाव पे गुड्स भेजे थे और जिस भाव पे कस्टमर एक्सेप्ट करे वो भाव अलग अलग होते हैं, वो अमाउंट्स अलग अलग होती हैं। तो अगर वो अमाउंट्स अलग होती है तो आपको डिफरेंशियल अमाउंट के लिए एक एंट्री पास करनी पड़ेगी। अब दोनों भी हो सकता है बेटा, अपन ने जो भेजा था, अपन ने जितने भाव पे भेजा था उससे ज्यादा पे भी सामने वाला खरीद सकता है, उससे कम पे भी सामने वाला खरीद सकता है। तो अगर ज्यादा पे खरीदेगा तो डेटर्स टू सेल्स होता है, कम पे खरीदेगा तो सेल्स टू डेटर्स। ठीक है, ज्यादातर बच्चों को बेटा ये डाइजेस्ट नहीं हो पाता कि वो ज्यादा में क्यों खरीदेगा। बेटा अगर पहले भाव निगोशिएटेड नहीं था, सामने वाले ने ऊंचे पे एक्सेप्ट कर लिया बाद में जो अपन ने सोचा था उससे भी ज्यादा, तो हमें एक्स्ट्रा सेल्स रिकॉर्ड करने पड़ते हैं, डेटर्स टू सेल्स। और अगर वो कम पे एक्सेप्ट करे तो सेल्स टू डेटर्स की एंट्री बनती है। ठीक है, तो इसको समझाने के लिए मैंने एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहां रखा है। कैली कंपनी सेंड्स आउट इट्स गैस कंटेनर्स टू डीलर्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। ऑल सच ट्रांजैक्शंस आर हाउएवर ट्रीटेड एज एक्चुअल सेल्स एंड आर पास्ड थ्रू द डे बुक। Just before the end of financial year, 100 gas containers which cost them 900 each have been sent to the dealer on sell or return basis। तो हम लोग कैजुअली भेजते हैं, जब भी भेजते हैं तो उसे एक्चुअल सेल्स दिखा देते हैं। हमने 100 कंटेनर भेजे थे जस्ट बिफोर एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, जिसमें से उनकी कॉस्ट थी 900 एंड हैव बीन डेबिटेड टू हिज अकाउंट एट 1200 ईच, यानी हमने 900 भेजे और वो भी 1200 के भाव में। आउट ऑफ दिस 20 गैस कंटेनर्स आर सोल्ड एट 1500 ईच। बाप रे, 20 गैस कंटेनर एक्सेप्ट हो गए और वो भी 1500 पे हुए। अपन ने तो 1200 पे ही भेजे थे, 1500 पे एक्सेप्ट हुए, तो हमें 300 की डिफरेंशियल एंट्री पास करनी होगी।
यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्रीज फॉर पर्पस ऑफ P&L एंड बैलेंस शीट। तो अपने को सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्रीज करने को कहा गया है। तो एडजस्टमेंट एंट्रीज आपको कौन कौन सी करनी है? सबसे पहले तो 20 गैस कंटेनर वो 300 रुपए एक्स्ट्रा में खरीद रहा है, इसकी एक एंट्री आएगी। और 80 गैस कंटेनर का अभी तक यस नो नहीं आया है। बेटा अपन ने 100 कंटेनर भेजे थे, 100 में से 20 ही एक्सेप्ट हुए हैं, बाकी 80 का क्या? तो 80 का तो कुछ बोला नहीं उसने। तो अपने को ये कंसीडर करना पड़ेगा कि भाई ये ईयर एंड के थोड़े दिन पहले ही भेजे हैं, तो अभी तक सामने वाले ने यस नो नहीं बोला है, तो उनके पास ऑप्शन है। तो हम लोग क्या करेंगे, 80 गैस कंटेनर का पहले तो सेल्स रिवर्सल करेंगे और हम लोग उसे अपना स्टॉक दिखाएंगे क्योंकि उसके मालिक हम हैं। याद है ना, ईयर एंड पे 2 एंट्रीज होती है। तो इस क्वेश्चन में आपको टोटल 3 ही एंट्रीज पास करनी है। तो एक छोटा सा जर्नल मैंने यहां आपके लिए बना रखा है, इन द बुक्स ऑफ कैली कंपनी जर्नल एंट्रीज। ठीक है, सारी डेट ऑब्वियस सी बात है, ये सब कुछ हम 31 मार्च को ही कर रहे हैं। 31 मार्च और ईयर आई गेस इट्स नॉट गिवन, सो लेट इट बी। सबसे पहला ट्रांजैक्शन जो वो कर रहा है वो ये है कि 20 गैस कंटेनर जो है वो 1500 रुपए पे एक्सेप्ट कर रहा है, 300 रुपए ज्यादा पे एक्सेप्ट कर रहा है। हमें एक्स्ट्रा सेल्स रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। बेटा हम लोग एक्स्ट्रा सेल्स जो है 20 कंटेनर पे 300 रुपए का यानी 6000 रुपए बेटा यहां पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। और उसकी नरेशन में यहां लिख रहा हूं, बीइंग गुड्स एक्सेप्टेड at a price higher than the invoice price, hence differential amount is recognized as sales। ठीक है ना, सिंपल है नरेशन। चलिए आप अपने वर्ड्स में ड्राफ्ट कर सकते हैं बेटा, कोई चिंता वाली बात नहीं है ना। चलो नेक्स्ट, एक तो हमने डिफरेंशियल सेल रिकॉर्ड कर लिया 300 रुपए का, ठीक है, 20 गैस कंटेनर पे। यही हमारा नया वाला पार्ट था जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले सिखाया। और बाकी ईयर एंड पे 2 एडजस्टमेंट तो अपने को करनी है। एक 80 कंटेनर का जिसका अभी तक अप्रूवल नहीं आया है, तो हम सेल्स अकाउंट डेबिट भी कर सकते हैं, सेल्स अकाउंट डेबिट भी कर सकते हैं, सेल्स रिटर्न अकाउंट भी डेबिट भी आप कर सकते हैं। सेल्स ज्यादा प्रेफरेबल है बेटा, आप सेल्स अकाउंट डेबिट करो, वो ज्यादा अच्छा होता है। तो हम लोग 80 कंटेनर 1200 पे भेजे हुए यानी 96,000 का रिवर्सल करेंगे। बीइंग रिवर्सल ऑफ सेल्स recognized, reversal of sales as approval has not yet been received। ओके चलो, एक ये वाला एडजस्टमेंट। और ये आप देख सकते हैं बेटा मैंने सेलिंग प्राइस पे किया 1200 रुपए पे किया, ठीक है। और अब जब हम लोग स्टॉक दिखाएंगे, क्योंकि अगर वो सेल नहीं हुआ है तो उसके मालिक तो हम है, इन्वेंट्री हमें रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। सो इन्वेंट्री विद कस्टमर्स, inventory with customers on approval basis account debit, approval basis account debit to trading account। ये एंट्री क्या सेलिंग प्राइस पे आती है? नहीं, ये एंट्री कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विचएवर इज लोअर पे की जाती है। उसकी कॉस्ट प्राइस तो 900 रुपए थी और हमने 1200 में उसे भेजा था, तो हम 900 पे ही सेल्स को रिकॉर्ड, इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करेंगे। 900 इंटू 80 ऐसे थे अपने पास, तो 72,000 का बेटा ये एंट्री अपने को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। बीइंग इन्वेंट्री फॉर विच अप्रूवल hasn't been received yet, recognized ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड आप चाहिए तो यहां पे लिख सकते हैं एट कॉस्ट। यस, तो ये हमने 72,000 पे रिकॉर्ड कर लिया। बस इतनी ही एंट्रीज पूछी है, ठीक है। आप पूछ सकते हैं कि सर हमने जो भेजा उसकी एंट्री क्यों नहीं की बेटा आपने? तो बेटा इसकी एंट्री इसलिए हमने नहीं की क्योंकि आपको सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्रीज पूछी थी, आपको पूरी एंट्रीज नहीं पूछी थी, इसलिए हमने एडजस्टमेंट एंट्रीज ही खाली की है। तो लेट्स सम इट अप। सम हमें हमेशा करना चाहिए, सो हम लोगों ने सम कर लिया यहाँ पे। ओके,
ये हो गए बेटा हमारे दो क्वेश्चन सॉल्व, दोनों फर्स्ट टेक्निक के ही क्वेश्चंस थे। फर्स्ट टेक्निक में अलग अलग वैरायटी को मतलब सारी वैरायटीज जो है ना बेटा उसकी मैंने कवर कर ली है फर्स्ट टेक्निक की। नेक्स्ट अब सेकंड टेक्निक में आते हैं, जब गुड्स फ्रीक्वेंटली भेजे जाते हैं लेकिन ट्रांजैक्शंस न्यूमरस नहीं होते। अगर गुड्स फ्रीक्वेंटली भेजे जा रहे हैं लेकिन ट्रांजैक्शंस न्यूमरस नहीं है तो आप एक ऐसा सेल और रिटर्न जर्नल बनाते हैं। सेल और रिटर्न जर्नल जिसमें आप देख सकते हैं बेटा कि यहां पे मैंने गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल के 4 कॉलम्स बना रखे हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ एंड रुपीस। सिमिलरली गुड्स रिटर्न के कॉलम्स होते हैं, गुड्स अप्रूव्ड के कॉलम्स होते हैं और क्लोजिंग जिसका अभी तक यस नो नहीं हुआ है उसका बैलेंस भी दिखाया जाता है। ठीक है, अब यहां पे दो अलग अलग किताबें हो जाती हैं। एक है ये सेल और रिटर्न जर्नल। टू बी वेरी फ्रैंक दिस इज काइंड ऑफ अ मेमोरेंडम बुक। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज अ मेमोरेंडम बुक? ये वाली मेथड में और अगली मेथड में ये दोनों आते हैं। ये होता क्या है मेमोरेंडम बुक? बेटा बिजनेसमैन अपने साथ जितनी किताबें रखता है सारी किताबें बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं होती। कई सारी किताबें वो अपने नॉलेज के लिए, अपने अलग खुद के पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए, अपने रिमेंबरेंस के लिए, अपने इंफॉर्मेशन के लिए भी वो मेंटेन करता है। तो ये भी एक ऐसी ही किताब है जो वो अपने नॉलेज के लिए, अपने को याद रहने के लिए कुछ चीजें इसमें लिख के रख रहा है, लेकिन ये बुक्स ऑफ अकाउंट का पार्ट नहीं है। ये बुक्स ऑफ अकाउंट का पार्ट नहीं है। वो किताबें मेंटेन जरूर कर रहा है जिसमें ये लिखा है कि उसने किस किस को माल दिया, उसने किसको अप्रूवल पे माल दिया, कितनों ने रिटर्न कर दिया, कितनों ने अप्रूव कर दिया, ऐसा उसमें लिखा हुआ है। लेकिन बेटा ये बुक्स ऑफ अकाउंट का पार्ट नहीं है। इस किताब को मेमोरेंडम बुक कहते हैं। ठीक है, सो ये बुक्स ऑफ अकाउंट का पार्ट नहीं है। इसलिए आप देख सकते हैं कि मैंने यहां पे नीचे ये भी लिखा है कि जो अप्रूवल पे भेजे उसकी एंट्री फाइनेंशियल बुक्स में नहीं होगी। ये एंट्री हमेशा कौन से किताब में हो रही है बेटा? ये सेल और रिटर्न जर्नल क्या है? दिस इज अ मेमोरेंडम बुक, है ना? दिस इज अ मेमोरेंडम बुक। तो ये मेमोरेंडम किताब में एंट्री हो रही है, फाइनेंशियल बुक्स में एंट्री नहीं हो रही है। नेक्स्ट, इसके अलावा आप देख सकते हैं जब रिटर्न हो रहा है उसमें भी फाइनेंशियल के बुक्स में एंट्री, फाइनेंशियल बुक्स में कोई एंट्री नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आपने भेजा तो ओनरशिप पास ऑन नहीं हुई, रिटर्न आया तो भी ओनरशिप का पास ऑन नहीं हुआ। लेकिन जब गुड्स अप्रूव हो गए तो आपने ये कॉलम में भी लिखना है और फाइनेंशियल बुक्स ओपन करके उसमें सेल्स भी रिकॉर्ड करना होता है। मतलब इस मेथड में आपको एक्चुअली दो दो अलग अलग किताबें रखनी है। एक मेमोरेंडम बुक्स होगी और एक बेटा आपके फाइनेंशियल बुक्स होंगी। फाइनेंशियल बुक्स में एंट्री तभी आएगी जब सेल्स होगा। बाकी तो ये सब रफ बुक्स है बेटा, ये सब मेमोरेंडम बुक्स हैं। ठीक है, तो आपकी एक्चुअल बुक्स में एंट्रीज कब आएंगी? जब सेल्स होगा या जब आपका कुछ ईयर एंड तक यस नो नहीं आता है तो आपको उससे स्टॉक दिखाना पड़ेगा, क्योंकि उसके मालिक तुम हो, तो ये एंट्री भी फाइनेंशियल बुक्स में आएंगी। तो ये जो सेकंड टेक्निक है इसमें फाइनेंशियल बुक्स में सिर्फ दो ही एंट्री आती है। एक जब वो अप्रूव हो जाए या ईयर एंड पे उसका यस नो पेंडिंग हो तो वो आपके बैलेंस में दिखेगा, आप इन्वेंट्री दिखाओगे। बाकी की ये जो एंट्रीज है ये सब मेमोरेंडम किताबों में ही रहती हैं। ठीक है, विच इज नॉट पार्ट ऑफ योर बुक्स ऑफ अकाउंट। नेक्स्ट, मान लीजिए अभी ये सब मैंने यहां पे वापस उसमें थ्योरी में दिया है कि गुड्स डिस्पैच हुए, फाइनेंशियल बुक में एंट्री नहीं, पहले 4 कॉलम्स में एंट्री कर लो। गुड्स रिटर्न आ गए, अगेन फाइनेंशियल्स में एंट्री नहीं, अगले 4 कॉलम में एंट्री कर लो। गुड्स अप्रूव हो गए, अगले 4 कॉलम में अप्रूवल तो दिखाओ ही, प्लस सेल्स भी पास करो बेटा। फाइनेंशियल बुक्स में ये जर्नल एंट्री पास हो जाएगी, सन्डी डेटर टू सेल्स। ईयर एंड पे अगर यस नो नहीं आया तो आप बैलेंस कॉलम में तो दिखाओगे ही उसको, प्लस आप स्टॉक भी रिकॉग्नाइज करेंगे बेटा एट स्टॉक विद कस्टमर्स ऑन अप्रूवल बेसिस। ऑब्वियसली ये एंट्री हमेशा कॉस्ट और एनआरवी विच इज लोअर पे होती है टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, सो दिस एंट्री विल बी पास्ड इन द फाइनेंशियल बुक्स। सो फाइनेंशियल बुक्स में 2 ही एंट्रीज आती हैं, या तो अप्रूव करे तब या जब ईयर एंड पे स्टॉक रह जाए। अब तीसरी कैटेगरी और आखिरी कैटेगरी के ऊपर हम लोग आ गए, जब गुड्स फ्रीक्वेंटली भेजे जाते हैं और ट्रांजैक्शंस न्यूमरस है, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हैं। तो ऐसे केसेस में क्योंकि बहुत सारे ट्रांजैक्शन है, एक एक कस्टमर को 10-10 बार माल बेचा होगा, तो फिर आप फर्म क्या करेगी बेटा, वो 2-2 किताबें रखेंगी। एक सेल और रिटर्न डे बुक, जिसे हम सेल और रिटर्न जर्नल भी कहते हैं, सेल और रिटर्न डे बुक मेंटेन करेगी और सेल और रिटर्न लेजर मेंटेन करेगी। बेटा सेल और रिटर्न डे बुक मेंटेन करने का तरीका तो आपने अभी देखा ही है। ठीक है, सेल और रिटर्न लेजर भी मेंटेन करेगी, जिसमें उन पार्टीज को जिसे आपने अप्रूवल पे माल भेजा है उन पार्टीज के लेजर अकाउंट भी ओपन किए जाएंगे। ठीक है, ये दोनों भी किताबें मेमोरेंडम बुक्स हैं, ये एक्चुअल बुक्स ऑफ अकाउंट का पार्ट नहीं होती। एक्चुअल फाइनेंशियल बुक्स अलग होती हैं, ये सिर्फ आपने अपने नॉलेज, अपने अंडरस्टैंडिंग, अपने इंफॉर्मेशन के लिए रखी हैं। दिस आर रफ बुक्स, दिस आर मेमोरेंडम बुक्स। ओके,
सो ये दोनों के दोनों मेमोरेंडम है, ये दोनों एक्चुअल फाइनेंशियल बुक्स नहीं होती। अब इसमें एंट्रीज कब कब होगी और कैसे कैसे होगी बेटा, जब गुड्स डिस्पैच हो रहे हैं तो आप जर्नल में वो पहले 4 कॉलम में लिखोगे, याद है ना जर्नल का बेटा ये वाला फॉर्मेट था, ये अपना जर्नल का बेटा फॉर्मेट, यस, इसमें आप पहले 4 कॉलम में लिखते थे, ठीक है, अप्रूवल पे भेजा था, रिटर्न आया तो यहाँ पे, अप्रूव हुआ तो यहाँ पे, ठीक है, और एंट्री सिर्फ इन दोनों की, वो सब चीजें तो आपको करनी ही है, सेम टू सेम चीजें तो करनी ही है बेटा अपने को। जब आप अप्रूवल पे भेज रहे हैं तो पहले 4 कॉलम में रिकॉर्ड करो, रिटर्न आए तो अगले 4 कॉलम में रिकॉर्ड करो। इसकी एंट्री फाइनेंशियल बुक्स में होती थी क्या? नो एंट्री। लेकिन हाँ, अब एक किताब और बढ़ गई है, सेल और रिटर्न लेजर, ये दोनों भी मेमोरेंडम ही है, तो इसमें आपको एक एंट्री पास करनी पड़ेगी, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल और रिटर्न, और आपको कस्टमर का अकाउंट भी ओपन करना पड़ेगा, सेल और रिटर्न का भी अकाउंट। कस्टमर अकाउंट में क्या आप डेबिट में जाके लिखेंगे टू सेल और रिटर्न, और सेल और रिटर्न के क्रेडिट में लिखोगे बाय कस्टमर। इसका मैं एक एग्जाम्पल भी आपके लिए लेने वाला हूं बेटा, आप उस एग्जाम्पल में आपको थोड़ी और क्लैरिटी भी आ जाएगी। गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर्स, आप देखे होंगे मैंने लास्ट टेक्निक का क्वेश्चन नहीं लिया बेटा, उसका कारण ऐसा है कि उसका आपके टेक्स्ट बुक में भी एक भी क्वेश्चन नहीं है और वो आज तक कभी आया भी नहीं है, ठीक है। गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर्स, तो वो आपको रिटर्न के कॉलम में लिखना है, फाइनेंशियल में एंट्री नहीं, और हमारे सेल और रिटर्न रीजन में हम इसे रिवर्स कर देते हैं, सेल और रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। रिवर्स क्यों करते हैं बेटा? रिटर्न कर दिया तो क्या वो अप्रूवल पे पेंडिंग है क्या? नहीं, तो पेंडिंग नहीं है ना, तो हम उसे यहां से हटा देते हैं। कस्टमर को क्रेडिट किया तो वो भी क्लोज हो जाएगा, सेल और रिटर्न को डेबिट किया तो वो भी क्लोज हो जाएगा, तो ये ऑटो क्लोज हो जाता है बेटा, इसलिए हम लोग इसका रिवर्सल कर देते हैं। अगर मान लो अप्रूव करें, अगर मान लेते हैं बेटा अप्रूव कर दे, जैसे यहां पे अगर अप्रूव किया तो हम जानते हैं कि सेल और रिटर्न जर्नल में तो हमें अप्रूवल के कॉलम में लिखना पड़ता है, फाइनेंशियल बुक्स में कस्टमर टू सेल्स की भी एंट्री करनी पड़ती है, और इसके अलावा सेल और रिटर्न लेजर में भी हम रिवर्सल करेंगे। अब आप बोलेंगे कि सर आपने रिटर्न किया तब भी रिवर्सल किया और अप्रूव कर रहे हैं तो भी रिवर्सल कर रहे हो, ऐसा क्यों? बेटा हम लोग यहां से उसे रिवर्स इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये गुड्स अब पेंडिंग नहीं है। यस आ गया तो हमने फाइनेंशियल बुक में सेल्स दिखा दिया, नो आ गया तो भी रिवर्स कर दिया। अंडरस्टैंड, आपको इस लेजर में सिर्फ उनको पेंडिंग छोड़ देना है जिसका अभी तक ईयर एंड पे यस नो नहीं आया है, जिसका अभी तक यस नो नहीं आया है सिर्फ उनका ही अकाउंट का बैलेंस दिखेगा, बाकी जिनका यस या नो आ चुका है आपको दोनों को भी रिवर्स करना है, दोनों की भी सेम एंट्रीज होती हैं, सेल और रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स, ठीक है। सो ये एक ट्रिकी पार्ट है थोड़ा सा, अभी हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे तो उसमें ये चीज थोड़ी सी और क्लियर हो जाएगी, आपको याद रखना। लेकिन सेल और रिटर्न लेजर और सेल और रिटर्न डे बुक सिर्फ जानकारी देते हैं आपको कि आपके कितने कस्टमर्स को आपने अप्रूवल पे भेजा है, कितनों का अप्रूवल पेंडिंग है, कितनों से रिटर्न्स आ चुके हैं, ठीक है। तो अप्रूवल आ जाए या रिटर्न आ जाए, अप्रूवल आ गया तो आप यहां भी एंट्री लिखोगे, रिटर्न आएगा तो फाइनेंशियल में एंट्री नहीं लिखोगे, ठीक है। तो आपको दोनों भी केस में मेमोरेंडम किताबों से हटा देना है उसको, ठीक है। सो गुड्स अप्रूव्ड बाय कस्टमर्स, अप्रूवल के कॉलम में, सेल और रिटर्न में रिवर्सल, और फाइनेंशियल में भी एंट्री। ईयर एंड स्टॉक की अगर अपन बात करें तो सेल और रिटर्न डे बुक में तो वो 13th कॉलम में दिखता ही है, ठीक है। सेल और रिटर्न लेजर की बात करें तो क्लोजिंग बैलेंस रह जाएगा बेटा कस्टमर्स के अकाउंट में और सेल और रिटर्न अकाउंट में। और फाइनेंशियल बुक्स की अगर मैं बात करूं तो वो हमेशा आपको स्टॉक रिकॉर्ड करना पड़ता है वहां पे, और वो भी कॉस्ट और एनआरवी विच इज लोअर पे। यहां पे देखो आपको सेल प्राइस पे रिकॉर्ड करना पड़ रहा था, ठीक है। सो दिस इज इट, है ना, ये सब आपको करना पड़ता है। अब इसके ऊपर मैंने आपको एक क्वेश्चन बेटा यहाँ पे रखा हुआ है, क्वेश्चन बहुत इजी है और अभी के रिसेंट पेपर में आया था, एकदम रिसेंट पेपर में। एक्स सप्लाइड गुड्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस टू कस्टमर्स द पर्टिकुलर्स ऑफ विच आर एज अंडर, डेट ऑफ डिस्पैच, पार्टी का नाम, अमाउंट और उसके कुछ रिमार्क्स दिए हुए हैं। डेट ऑफ डिस्पैच आपको दी है, पार्टी का नाम दिया है, अमाउंट दिया है और रिमार्क्स भी दिए हुए हैं, जैसे किसकी इंफॉर्मेशन रिसीव नहीं हुई है, कुछ रिटर्न हुए हैं, कुछ रिटर्न नहीं हुए हैं, लाइक दिस, ऐसे अलग अलग इन्फो है। गुड्स आर टू बी रिटर्न विद इन 15 डेज, तो 15 दिन में आपको यस नो भेज देना है फ्रॉम द डिस्पैच, फेलिंग विच इट विल बी ट्रीटेड एज सेल्स। द बुक्स ऑफ एक्स आर क्लोज्ड ऑन 31st December 16. Prepare the following accounts in the books of X. Goods on sell or return sold and return day books, गुड्स ऑन सेल और रिटर्न टोटल अकाउंट। मतलब ये जो आपको बोल रहा है ना वो सेल और रिटर्न डे बुक ही पूछ रहा है, यानी सेल और रिटर्न जर्नल काइंड ऑफ पूछ रहा है, और दूसरा सेल और रिटर्न टोटल अकाउंट। अब इसको बनाने का टेक्निक देख लीजिए, आपको नो डाउट मैंने सिखाते टाइम तो बेटा 13 कॉलम वाला चार्ट बताया, लेकिन प्रैक्टिकली इसे ऐसे बना लेते हैं। ये देखो प्रैक्टिकली डेट, पार्टी का नाम, LF, अमाउंट,
डेट और फिर कितना उन्होंने सोल्ड, कितना उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, कितना रिटर्न कर लिया, वो यहां पे लिख दिया, बात खत्म। ठीक है, तो ये एक अपन ने बना लिया। और दूसरा उसने कौन सा अकाउंट बोला अपने को, गुड्स ऑन सेल और रिटर्न टोटल अकाउंट, तो उसका मैंने एक अकाउंट भी यहां पे रेडी रखा है बेटा आप लोगों के लिए, गुड्स ऑन सेल और रिटर्न टोटल अकाउंट। तो चलो देर किस बात की है, फटाफट इस क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले जब भी आप माल भेजते हैं तो वो माल की पूरी डिटेल्स आपको यहां पे लिखनी पड़ती है। फ्रैंकली स्पीकिंग ये पहले 3 कॉलम्स आपको जैसे के जैसे यहां लिखने हैं, डेट्स, उन पार्टी के नाम और उनकी अमाउंट्स पूरा लिखना है। तो चलो मैं भी वही की वही लिख लेता हूं। डेट है 10/12/2016, 10/12/2016। ठीक है, पार्टी का नाम मेजर्स ABC, अमाउंट उसकी कितनी 10,000। नेक्स्ट उसके बाद है बेटा 12/12/2016, मेजर्स DEF, अमाउंट 15,000। नेक्स्ट 15/12/2016, मेजर्स GHI, अमाउंट 12,000। सो 10, 15, 12। नेक्स्ट 20/12/2016, मेजर्स DEF, मतलब इसको वापस भेजा बेटा अपन ने DEF को, यहां पे चेंज हो, यस, और वो है बेटा 16,000 का। नेक्स्ट 25/12/2016, 25/12/2016, मेजर्स ABC, जिसको पहले अपन ने बेचा था, का नाम वापस आ गया यहाँ पे, और वो कितना अपन ने 11,000 का बेचा। इसके बाद अपन ने भेजा बेटा 30/12/2016 को, पार्टी का नाम मेजर्स GHI, और अमाउंट कितनी है 13,000। तो टोटल 77,000 का हमने माल जो है वो दिया है। 10/12/2016, 12/12/2016, 15/12, 20/12, 25/12, 30/12, ABCDEF GHI, ABCDEF GHI, DF ABC GHI, 10, 15, 12, 16, 11, 13। तो मैंने सारे अमाउंट्स भी लिख लिए। अब अपना काम क्या है, अब अपने को बेटा यहाँ पे डेट डालनी है और ये डालना है कि उनका कितना यस हुआ, कितना नो हुआ। देखो अपन ने 10 दिसंबर को भेजा, 31 दिसंबर तक इंफॉर्मेशन नहीं आई है बेटा, 15 दिन का ही अपन उनको समय देते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर अपन ने 10 दिसंबर को भेजा था तो 25 दिसंबर को हम क्या समझ लेंगे, अगर सामने वाला यस नो ना बोले तो अपन सोच लेंगे अपन ने बेच दिया, 10,000 का माल क्या हो गया, बेच दिया, अपन ऐसे ही सोचेंगे, है ना, सिंपल एज दैट। नेक्स्ट 12/12, ये जो माल बेचा था ये पूरा का पूरा 16/12 को रिटर्न आ चुका है। तो 16/12/2016 ये पूरा 15,000 का माल क्या हो गया बेटा, रिटर्न आ चुका है, पूरा का पूरा रिटर्न आ चुका है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट, इसके बाद क्या हुआ, 15/12 को हमने जो 12,000 का भेजा था, 2,000 का उसमें से रिटर्न आ गया है। 20/12 को 2,000 का रिटर्न आया है, मतलब उन्होंने 10,000 रख लिया होगा, है ना। कोई भी जो ऑब्वियसली बात है कस्टमर होगा वो 2-2 बार कुरियर से थोड़ी आपको गुड्स भेजेगा, एक बार उसने 2,000 भेज दिया, इसका साफ मतलब है कि उसने 10,000 बेटा रख लिया है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 20/12/2016, 10,000 उसने एक्सेप्ट किया, 2,000 उसने रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो ये हमारी एंट्री हो गई। नेक्स्ट 16,000 ये जो गुड्स थे ये उसने रिटेन कर लिए, यानी उसने एक्सेप्ट कर लिए बेसिकली 24/12 को। सो 24/12/2016 उसने ये एक्सेप्ट कर लिए पूरे के पूरे 16,000 के। उसके बाद अगला वाला उसने 28/12 को एक्सेप्ट किया, 28/12/2016 उसने एक्सेप्ट कर लिया बेटा पूरा 11,000 का माल। ठीक है, तो 47 का टोटल सेल्स हो गया है और 17,000 का रिटर्न आ गया है, और बाकी का अभी तक 13,000 का पेंडिंग है बेटा। इसका अभी तक कुछ भी अपने को आइडिया नहीं है, यस नहीं नो नहीं, ऐसे भी 30 दिसंबर को ही भेजा है, थोड़ा सा टाइम दिया है अपन ने उसको। ठीक है, तो ये है आपका पहला पार्ट। सो इट वाजंट इट इजी, अंडरस्टैंड कितना इजी सा था बेटा, आपको सिर्फ सेल कितना हुआ, रिटर्न कितना हुआ, वही भरने का था, यहां पे ये भर दिया। अब अपने को आपको बोला है गुड्स ऑन सेल और रिटर्न टोटल अकाउंट बनाना है।
तो अपन क्या करेंगे बेटा, जब अपन ने यहाँ पे एक सेल और रिटर्न डे बुक बना रखी है तो अपन एक एक पार्टी का नाम नहीं लिखते बैठेंगे। क्यों? क्योंकि किसी को अगर पार्टी की डिटेल्स जाननी है तो वो अपने आप ये बुक ओपन करके देख सकता है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, सीधा सीधा इसमें 31 मार्च, ये जैसे सब्सिडियरी बुक्स का पोस्टिंग होता है ना बेटा, बिल्कुल वैसे ही है। 31 दिसंबर, सॉरी नॉट मार्च, 31 दिसंबर 2016, 31 दिसंबर 2016 हम यहां पे लिखेंगे, हम जर्नल एंट्री पास करते हैं बेटा, कस्टमर्स अकाउंट डेबिट टू सेल और रिटर्न अकाउंट, ये एंट्री पास करते हैं। तो बाय कस्टमर्स अकाउंट, बाय कस्टमर्स अकाउंट, या आप ऐसा भी कर सकते हैं बेटा, yes, this was the question, बाय कस्टमर्स अकाउंट 77,000। ठीक है, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं, बाय गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, या आप चाहिए तो ऐसा ब्रैकेट में लिख दो यहां पे, बाय गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल। ठीक है, 77,000 यहां लिख दिया, और फिर वापस साल के एंड डेट पे आप क्या करेंगे बेटा, साल के एंड डेट पे टू कस्टमर्स अकाउंट, देखिए कुछ गुड्स कस्टमर्स ने रिटर्न कर दिए हैं, कुछ गुड्स कस्टमर्स ने अप्रूव कर दिए हैं। ठीक है, तो वो आपको दोनों भी यहां पे रिवर्स करना पड़ेगा। याद रखना, अपने को बैलेंस सिर्फ उसका छोड़ना होता है जो पेंडिंग है, जिसका यस नो नहीं आया। यस आ गया तो भी वो रिटर्न पे नहीं है अभी, और नो आ गया तो भी वो रिटर्न बेसिस पे नहीं है अभी। तो अपने को दोनों भी रिवर्स करना है, रिटर्न वाले भी और सोल्ड वाले भी। तो रिटर्न वाले अभी अपन ने देखा पिछले इसमें पेज पे 17,000 का रिटर्न आया और 47,000 का सोल्ड हो चुका है। तो अब अगर अपन बैलेंस कैरी डाउन करें तो बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा बेटा 13,000। ये वही गुड्स हैं जिसका अभी तक ये जो 30 दिसंबर को अपन ने भेजा था, जिसका यस नो नहीं आया, सिर्फ वही यहां पे पेंडिंग रह जाता है। अगर आपको क्वेश्चन में कोई ऐसा बोल दे कि भाई एक काम करिए, हमें मेजर्स एबीसी का अकाउंट बना के बताइए, तो अगर आपको ऐसा बोलेगा मेजर्स एबीसी का अकाउंट बनाओ, तो फिर आप क्या करेंगे, जैसे आपने डेबिट में मतलब यहां पे 10,000 का माल भेजा, तो आप डेबिट में जाके लिखेंगे टू सेल और रिटर्न, तारीख 10 दिसंबर 10,000। और अगर माल बिक गया तो भी क्रेडिट में लिखोगे बाय सेल और रिटर्न और अकाउंट क्लोज, या अगर रिटर्न भी हो गया तो भी आप क्रेडिट में जाके लिखेंगे बाय रिटर्न सेल और रिटर्न और अकाउंट क्लोज। बोलने का मतलब सिर्फ इतना है, अगर आपको कस्टमर अकाउंट बोलता है ना वो, तो कस्टमर अकाउंट में डेबिट में और क्रेडिट में दोनों जगह एक ही नाम आने वाला है, टू सेल और रिटर्न, बाय सेल और रिटर्न। सिंपल, डेबिट में भी टू सेल और रिटर्न आएगा, क्रेडिट में भी टू बाय सेल और रिटर्न आएगा। सिर्फ इतना ध्यान रखना है, आप जब भेजते हैं तो भी टू सेल और रिटर्न लिख दो, सामने वाला यस बोले तो भी बाय सेल और रिटर्न, नो बोले तो भी बाय सेल और रिटर्न। सिर्फ बैलेंस तब छूटेगा जब वो यस नो अभी तक बोला नहीं है, तभी उस अकाउंट में, उस कस्टमर के अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस आता है। आपके टेक्स्ट बुक्स में ऐसा एक और क्वेश्चन भी है, आप जरूर उसे देख सकते हैं, जिसमें कस्टमर का अकाउंट बनाना पड़ता है। बहुत छोटा सा अकाउंट है, ठीक है, लेकिन मुझे लगा ये वाला ज्यादा ट्रिकी, ये ज्यादा अच्छा था, इसमें ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो गया था, इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको जो है यहाँ पे करवाया है। ठीक है, तो यहां पे ये जो पूरा का पूरा चैप्टर हो गया बेटा, बस इतना छोटा सा यूनिट है ये आपका। और ये मैंने, आप देख सकते हैं, ये एक माइंड मैप यहां पे बना रखा है आप लोगों के लिए, जिसमें सारे ट्रांजैक्शन की सारी एंट्रीज बेटा मैंने यहां पे एक शीट में, एक स्लाइड में कवर कर ली है। ठीक है, मैं एक बार आपको रिकैप दे देता हूं। मैंने आपको बताया था बेटा, इस चैप्टर में जब गुड्स भेजे जाते हैं अप्रूवल पे, तो वो ट्रांजैक्शन को 3 चीजों में क्लासिफाई किया जा सकता है। एक, जब आप कैजुअली भेज रहे हैं, एक जब ट्रांजैक्शन फ्रीक्वेंटली है लेकिन न्यूमरसली नहीं है, और एक जब ट्रांजैक्शन फ्रीक्वेंटली और न्यूमरसली भी है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन फर्स्ट कैटेगरी और थर्ड कैटेगरी पे ही आते हैं, सेकंड पे नहीं आते। जब आप अप्रूवल पे भेजते हैं तो फर्स्ट कैटेगरी में एंट्री होती है डेटर्स टू सेल्स, रिटर्न आ गए तो सेल्स टू डेटर। अगर ड्यूरिंग द ईयर उसने एक्सेप्ट किया तो अपन एंट्री नहीं करते। याद है, मैंने आपको समझाया था थोड़ी देर पहले भी कि ड्यूरिंग द ईयर में रिटर्न आवे तो रिवर्सल, एक्सेप्ट हुए तो नो एंट्री, और अगले ईयर में अगर ऐसा हो तो अप्रूवल की एंट्री करनी पड़ेगी और रिजेक्शन की एंट्री की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अप्रूवल की एंट्री हो जाएगी डेटर्स टू सेल्स। ईयर एंड पे अगर यस नो नहीं आया तो अपन एक साथ 2 एंट्री पास करते हैं, सेल्स टू कस्टमर
और दूसरा इन्वेंट्री विद कस्टमर्स टू ट्रेडिंग। ये 2 एंट्रीज अपने को करनी होती है। इसमें खासियत ये है कि सेल्स टू डेटर हमेशा सेलिंग प्राइस पे होगी और इन्वेंट्री टू ट्रेडिंग कॉस्ट और एनआरवी विच इज लोअर पे होती है। अगर मान लीजिए ईयर एंड के मतलब अगर वो एक ऊंचे दाम पे खरीद ले या कम दाम पे अप्रूव करे तो बेटा आपको अगर ज्यादा पे खरीदेगा तो डेटर्स टू सेल्स, कम पे खरीदेगा तो सेल्स टू डेटर्स करना पड़ेगा। याद है वो कैलियन कंपनी वाला क्वेश्चन जिसमें हमने 1200 का कंटेनर भेजा था, सामने वाले ने 1500 पे एक्सेप्ट किया। तो कई बार इनवॉइस प्राइसेस ज्यादा दाम या कम दाम पे सामने वाले कस्टमर्स खरीद सकते हैं, तो आपको डिफरेंशियल का एंट्री पास करना पड़ेगा। ये पहली टेक्निक थी। दूसरी टेक्निक में आपको सिर्फ मेमोरेंडम बुक बनानी है। मेमोरेंडम बुक यानी सेल और रिटर्न जर्नल भेजोगे तो सेंड के कॉलम में, रिटर्न आएगा तो सेल और रिटर्न जर्नल के रिटर्न के कॉलम में, अप्रूव हो गया तो सेल और रिटर्न के अप्रूव्ड के कॉलम में, और फाइनेंशियल बुक्स में यहां पे एंट्री आती है। मतलब आपके रियल जर्नल्स, रियल लेजर में यहां एंट्री आएगी। इसके पहले तो ये तो सब मेमोरेंडम है, रिकॉर्ड आपके नॉलेज के लिए। सेल और रिटर्न बैलेंस में लिखा जाएगा और आप इन्वेंट्री विद कस्टमर्स दिखाएंगे। यानी एक्चुअल बुक्स ऑफ अकाउंट में सिर्फ 2 ही एंट्री आती है, जब अप्रूव हो जाए या जब ईयर एंड पे यस नो ना आए। अगर मान लीजिए थर्ड कैटेगरी है तो आपको सेल और रिटर्न जर्नल या सेल और रिटर्न डे बुक भी बनाना है और सेल और रिटर्न लेजर भी बनाना है। सेल और रिटर्न जर्नल में आप पहले तो सेंड के कॉलम में लिखेंगे और सेल और रिटर्न लेजर में 2 इफेक्ट्स देंगे, कस्टमर को डेबिट टू सेल और रिटर्न। जब रिटर्न आ जाएगा तो सेल और रिटर्न जर्नल में तो रिटर्न के कॉलम में लिखा जाएगा, जैसे इसमें लिखा जाता था रिटर्न्स के कॉलम में, वैसे ही लेजर में आपको पूरी एंट्री रिवर्स करनी पड़ेगी, सेल और रिटर्न टू कस्टमर। आप देख सकते हैं अप्रूव भी होगा तो सेल और रिटर्न लेजर में सेम ही चीज का रिवर्सल करना है, सेल और रिटर्न टू कस्टमर। तो ये एंट्री एक्सेप्ट करे तो भी यही एंट्री रिवर्सल की और रिटर्न करे तो भी यही एंट्री बेटा रिवर्सल की। ये सारी किताबें मेमोरेंडम है, ठीक है। मेमोरेंडम में ईयर एंड पे बैलेंसिंग की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। तो इसमें सिर्फ बैलेंस कॉलम में आपने लिख दिया, ठीक है। सेल और रिटर्न लेजर में भी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फाइनेंशियल बुक्स में तो 2 ही एंट्रीज आएंगी, डेटर्स टू सेल्स और इन्वेंट्री टू ट्रेडिंग, ठीक है। फाइनेंशियल बुक्स है ना आपकी एक्चुअल जर्नल्स और लेजर। सो इतना छोटा सा हमारा यूनिट था। आई एम श्योर आपको जरूर पसंद आया होगा बेटा हमारा रिविजन, ठीक है। इसी तरीके से बेटा आगे भी आप पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। आई एम श्योर दिस रिवीजन लेक्चर्स विल रियली हेल्प यू। और अगर आपको पसंद आता है वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके अगर कोई दोस्त भी अगर एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं बेटा, अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, डेफिनेटली आप उनके ये रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, प्रेस द बेल आइकॉन, और थोड़े ही दिन बाद बेटा हम लोग अगले रिवीजन सेशन के साथ मिलने वाले हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट सेशन। टेक केयर, बाय बाय।